हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो, आज उसको सीखेंगे और इवन उसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पोम को कंटिन्यू करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्चुअली डस्ट ऑफ स्नो एक स्मॉल पोम है और जिसको एक फेमस पोइट हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनको इस पोएम को कंपोज किया है। द पोम इज सेट ऑन अ विंट्री डे। एक्चुअली इस पोम को विंट्री डे में सेट किया गया है। विंट्री से मतलब सर्दी के टाइम में। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। एक्चुअली फर्स्ट स्टेंजा में जब हम इस पोम को स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें पोइट ने जो नेचुरल हैपनिंग हो रहा है, वहाँ पर क्या नेचुरल हैपनिंग हो रही है उसको हम पोम में पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब किया है। द स्नो इज फॉलिंग हैविली। तो जो नेचुरल हैपनिंग हो रही है वो यही है कि जो स्नो है वो गिर रही है। एक्चुअली जो बर्फ है वो काफी मात्रा में गिर रही है। द स्नोइंग फ्लैक्स, यहाँ हम पार्टिकल्स कह सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो कह सकते हैं, हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज। The snowing flakes have covered the top of the trees. एक्चुअली जो बर्फ है, स्नो है, उसने उस पूरे पेड़ को घेर रखा है, उसको कवर कर रखा है। ठीक है, एक पेड़ है, एक ट्री है जिसका नाम हैमलॉक ट्री है। हैमलॉक ट्री को कंप्लीटली बर्फ ने कवर कर रखा है। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री। देखिए यहाँ पर उसका नाम भी आया है। तो पोइट क्या है, उस हैमलॉक ट्री के नीचे क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, खड़ा है। द मूवमेंट एंड अलाइटिंग ऑफ, देखिए मूवमेंट माने हलचल, मूव करना, अलाइटिंग माने बैठना, ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री। उस पेड़ पर एक कौए का बैठना और उसका मूवमेंट करना, मेक द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोइट। उससे क्या होता है, पोइट के ऊपर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। और द क्रो अ सिंबल ऑफ इल। एक्चुअली क्रो को वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, उसको एक बैड ओमन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताई है बैड ओमन के लिए, यहाँ पर लिखा है इल ओमन, ओमन के लिए। एंड द हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विद पर्सन, और यहाँ हेमलॉक ट्री को एज एक पर्सन के साथ एसोसिएट किया गया है। इज नॉट अस्पीशियस थिंग्स, और वो उसको भी सही नहीं माना गया है। तो एक्चुअली हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही एक गुड थिंग्स नहीं माना गया है। ठीक है, नहीं मानते हैं। इसके बाद हाउएवर इन द सेकेंड स्टैंजा द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लैक्स एंड द सीन leave a tremendous effect on the mental state and mood of the poet। अब जब स्नोफ्लैक्स पोइट के ऊपर गिरते हैं तो उससे एक ट्रेमेंडस इफेक्ट होता है, बहुत ही भयानक इफेक्ट उससे होता है, प्रभाव पड़ता है। तो इससे पोइट की जो मेंटल स्टेट और जो मूड था वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कैसे होता है वो मैं पोएम को रीड करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। सो फार द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमी। एक्चुअली उसके लिए वो जो दिन था ना वो ग्लूमी था, काफी उदासी से भरा हुआ और बेस्टेज उसके लिए था। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग, अब इस लगातार और सिक्वेंसली नेचुरल हैपनिंग से सडनली पोइट का मूड चेंज हो जाता है। सडनली ब्रिंग्स द डिजायर्ड चेंज इन हिज मूड। तो यहाँ पर पोइट का मूड चेंज हो जाता है और इट ग्लैडेंस हिज हार्ट। तो इससे इसके दिल को बहुत अच्छा लगता है, इसके हार्ट को। पोइट का हार्ट काफी अच्छा हो जाता है।
तो ही रियलाइजेज दैट द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लैक्स, और पोइट को रियलाइज होता है जो ये स्नोफ्लैक्स हैं जो गिर रहे हैं, स्नो मेरे ऊपर गिरी है, ऑन हिम ही वॉज सेव्ड द डे, उसने मेरे दिन को बचा लिया है। एंड नाउ ही हैज़ नो रिग्रेट, अब उसे कोई पश्चाताप नहीं है, एज द होल ऑफ द डे, जैसे कि वो पहले था। अब ये सब उसके लिए, जो पहले वो एकदम से बेस्ट था, उसका दिन उसे बेकार लग रहा था, लेकिन अब उसको ये रियलाइज हो गया है कि अब मेरे लिए दिन ऐसा नहीं है। द मूवमेंट्स ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट हैव सेव्ड द अर्थ, अब वही मूवमेंट्स, कोए का उस पेड़ पर बैठना, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठना, और उसके बाद उस हेमलॉक ट्री से स्नोफॉल होना, और उससे क्या है, ग्रेट इफेक्ट पड़ता है पोइट पर, ठीक है, और उससे वो अपने दिन को बचा लेता है। दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड, और वो गिरती हुई बर्फ उसको, उसके लिए क्या है, उसके मूड को चेंज कर देती है। एंड ग्लैंडेड, खुशी देना, एंड अपलिफ्ट हिज स्पिरिट, और उसको दोबारा से स्टैंड कर देती है। बर्फ का गिरना पोइट के लिए बहुत ही एक सुकून भरा है। आइए स्टूडेंट्स, अब पोम को हम रीड करते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, अब जिस प्रकार एक कॉय ने हैमलॉक ट्री से बर्फ को झड़काया मेरे ऊपर, तो देखिए आगे क्या हुआ, उसी ने हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे दिल के अंदर एक ऐसा बदलाव किया जिससे मेरा मूड बदल गया, और मैंने उस अपने दिन के कुछ पार्ट को बचा लिया जिसमें मैं क्या था, रीड था, मतलब पश्चाताप में बैठा हुआ था, ग्लूमी था या डेस्परेट था, तो उस दिन को बचा लिया मैंने, उसके आधे दिन को बचा लिया। तो स्टूडेंट्स, आप अगेन सुन लें दोबारा से कि जिस तरह से उस एक कॉय ने हेमलॉक ट्री से, मतलब धतूरा वैसे कहते हैं इसको, एक पॉइजनस ट्री है ये, यहाँ लिखा भी है अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो एक जिस तरह से एक कॉय ने धतूरे के पेड़ से या हेमलॉक ट्री से बर्फ के कुछ पार्टिकल्स को, कुछ डस्ट को मेरे ऊपर गिराया, उसने मेरे हार्ट में एक बदलाव कर दिया जिससे मेरा मूड बदल गया, और मैंने अपने एक दिन के पार्ट को बचा लिया जिसमें मैं रिग्रेट में था, डेस्परेट में था, परेशान था। तो ओके स्टूडेंट्स, ये पोम के 2 ही स्टेंजा हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में कंसल्ट कर लेते हैं। आइए, तो देखिए सबसे पहले राइम स्कीम इसकी है ABAB। अगर स्टूडेंट्स आपको राइम स्कीम नहीं आती है निकालनी, तो आइए मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखिए ABAB किस प्रकार है राइम स्कीम, देखिए यहाँ जो लास्ट जो आपका वर्ड है क्रो, तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे क्रो की साउंड को हम ए बनाएंगे, ठीक है। मी, क्योंकि क्रो की साउंड मी से तो मैच नहीं कर रही है इसकी, इसे हम इसे बी मानेंगे। स्नो, स्नो की साउंड क्रो से मैच कर रही है, तो हमने क्रो को क्या माना था, ए, तो स्नो को भी हम ए मानेंगे। ट्री को देखिए, ट्री की साउंड मी से मैच कर रही है, इसलिए हम इसको बी मानेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार इसकी राइम स्कीम बनी ABAB। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेंजा की भी राइम स्कीम सेम है। हर्ट को हमने ए माना है, मूड को हमने बी माना है, पार्ट हर्ट से मैच करता है, सिमिलर है साउंड, तो ए मानेंगे, और र्यूड मूड के अकॉर्डिंग, तो ABAB हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एज ए इमेजरी किस प्रकार है, इसमें इमेजरी इस प्रकार है कि जो 4 है, फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्क्रैच uses simple imagery like crow skirting snow from hemlock tree and dust of snow of falling on the poet to depict the positive effect of nature on the poet। तो इससे क्या है, एक डिफिक्ट इफेक्ट हुआ है पोइट में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार कॉय ने हेमलॉक ट्री से डस्ट को गिराया है, तो उससे पोइट को एक ग्रेट इफेक्ट हुआ और उसका मूड चेंज हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार ये इमेजरी का यूज हुआ है। सेकंड जो पोइटिक डिवाइसेस है वो है एजोनेंस। तो स्टूडेंट्स आइए एजोनेंस किस प्रकार यूज हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो इसमें सूक डाउन ऑन मी, तो सूक डाउन ऑन मी, तो सूक डाउन
ऑन मी। अब हम देख रहे हैं इसमें सूप में भी ओ साउंड आई है, डाउन के अंदर भी ओ है, और ऑन डाउन ऑन मी, तो ऑन में भी आप देख रहे हैं ओ है। तो लगातार यहाँ पर वॉवल्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब भी किसी वॉवल्स का रिपीटेशन हो बार बार एक ही लाइन में, तो वहां एजोनेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है एलिट्रेशन। प्लेस्ड हैज गिवन माई हार्ट। तो हैज के अंदर भी देखिए आप यहाँ पर क्या है, एच आया है, और हार्ट के अंदर भी एच का यूज हुआ है। तो सिमिलरली एडिट्रेशन क्या होता है, ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम साउंड। जब सेम साउंड से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है बिगनिंग में, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। तो हैज गिवन माई हार्ट के अंदर एच है, और इवन हैज के अंदर एच है, और इवन हार्ट के अंदर भी एच का यूज हुआ है। तो यहां पर इस प्रकार ये क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एंड सेव्ड सम पार्ट। अब देखिए सेव्ड और सम, सेव्ड में भी स्पेलिंग जो है एस है, और सम के अंदर भी एस है। तो ये दोनों ही आप देख रहे हैं, तो एस से स्टार्ट हुए हैं, एस साउंड से, तो यहां पर एलिट्रेशन होगा। ठीक है स्टार्टिंग में। आइए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। इसके बाद है सिंबॉलिज्म। क्रो और हेमलॉक ट्री को एज ए सिंबॉलिज्म यहां पर रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री वो एक पोइट में क्या करते हैं, एक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसमें सिंबॉलिज्म भी है। इसके बाद है इन्वर्जन। स्टूडेंट्स आइए इन्वर्जन को समझ लेते हैं, इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन्वर्जन जो होता है वो इस प्रकार की पोएटिक डिवाइस है, जैसे व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंज बाय द पोइट टू क्रिएट राइम द पोइट। अब आप देखेंगे यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इन्वर्जन वहां होता है जब पोइट राइम स्कीम को क्रिएट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज कर दे, उसके सीक्वेंस को चेंज कर दे, मतलब पोइटिक लाइसेंस के द्वारा। तो अब यहां देखेंगे द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या है, डिसऑर्डर है। ये मतलब परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ये इंडेफिनिट ऑर्डर में है। तो वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इन्वर्जन हुआ। इसके अलावा इंजाममेंट को और देख लेते हैं। इंजाममेंट कहाँ होता है, इंजाममेंट वहां होता है कि जब कोई लाइन दूसरी लाइन में प्रोसीड कर जाए, चली जाए बिना किसी पंचुएशन मार्क के। अभी आप खुद देखिए, द वे अ क्रो, एक लाइन आपकी यहां पर हुई, दूसरी लाइन है सूक डाउन ऑन मी। तो ये अब क्रो के बाद कोई पंचुएशन मार्क यूज नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये बिना किसी पंचुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख दिया गया, तो बिना किसी पंचुएशन मार्क के, तो वहां पर इंजाममेंट होता है। ठीक है, द सेंटेंस कंटिन्यू रहता है ना बिना किसी एक्चुअल पंचुएशन मार्क के, तो वहां उस कंडीशन में इंजाममेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए मेटाफर। एक्चुअली मेटाफर और मेटाफर का यूज स्टूडेंट्स कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो कंपैरिजन के लिए हम मेटाफर का यूज करते हैं। तो यहां मेटाफर किस प्रकार यूज हुआ है आप खुद देखिए स्टूडेंट्स। एक्चुअली इस पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहां डस्ट को किससे कंपैरिजन किया है, स्नोफ्लैक्स। तो जो स्नोफ्लैक्स हैं उससे कंपैरिजन किया है। तो या हम ये कह सकते हैं स्नोफ्लैक्स को डस्ट से यहां कंपेयर किया है। ठीक है, तो वहां मेटाफर हुआ। इसके बाद आता है लास्ट वन, स्नैक डकी। स्टूडेंट्स स्नैक जान लेते हैं स्टूडेंट्स कहां पर यूज किया गया है स्नैक डकी का। तो आप देखिए यहां पर लिखा है हैज गिवन माई हार्ट। एक्चुअली जो ये हार्ट जो वर्ड है ना, यही स्नैक डकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किस प्रकार कर रहा है, एक्चुअली स्नैक डकी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है, जो पूरे होल इंटायर थिंग को या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हार्ट है ना, ये पूरे होल बॉडी को, यहाँ पर कंप्लीट इंटायर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो बदलाव हुआ है ना, तो केवल हार्ट के अंदर नहीं हुआ है, इवन पोइट के पूरे बॉडी के अंदर बदलाव हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार यहाँ पर हार्ट क्या हुआ, स्नैक डकी हुआ।
क्या कंक्लूजन है वो क्या है आप देख सकते हैं। क्या इससे हमें क्या सीख मिलती है। द पोम टीचेस अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। एक्चुअली हमारी लाइफ में कोई भी स्मॉल एक्ट है वो हमारे सोल को जगा सकता है, जगमगा सकता है, या हमारे सोल जो कि डार्क में है उसको लाइट अप कर सकता है, और इवन हमें प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, अच्छा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो स्मॉल एक्ट की बात की गई है एक्चुअली वो यही है कि एक क्रो के द्वारा जो स्नो फ्लैक्स को गिराया गया पोइट के ऊपर, तो उससे क्या है, पोइट जो कि शुरुआत में सैड था, बाद में फिर वो क्या है, हैप्पी हो जाता है। तो यही चीज़ स्टूडेंट्स हमें नेचर से भी बहुत सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।